that we are going to study is various categories of the business services. Okay, so in the various categories of the business services, we have to study the banking, insurance, postal and telecom services, warehousing services, and the transportation. Okay, so we will start with the banking services. So a bank is an institution which attract money on deposit for the purpose of the being lent to industry or the trade. Okay, बैंक इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मनी को, मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ, डिपॉजिट करते मनी किस पर्पस के लिए, और बीइंग लेंट टू इंडस्ट्री और दी ट्रेड, ट्रेड और इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, उस मनी को यूज़ करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, मनी को एज अ लोन जाके बैंक से लेते हैं. सो बैंकर्स आर नॉट मियरली अ मनी लेंडर्स, बैंकर्स क्या है, बस एक मनी लेंडर्स नहीं है जो मनी को बस प्रोवाइड करते हैं. अ बैंक लेंड्स व्हाट इट बोरोज फ्रॉम दी अदर, और बैंक क्या करती है, वो अदर पीपल से बोरो भी करती है. ठीक है, सो अ बैंक इज़ अ बायर और सेलर ऑफ मनी, बैंक क्या है, बायर भी है एज वेल एज मनी का सेलर भी है. अ बैंक अर्न्स अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विच इट बोरोज. ओके, बैंक क्या करती है, मार्जिन भी, प्रॉफिट भी अर्न कर लेती है जितना वो मनी बोरो करती है. ठीक है, देखिए दो मेन फंक्शन है बैंक का. सबसे मेन फंक्शन है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है एज वेल एज क्या करती है, डिपॉजिट और लेंडिंग और दी प्रोवाइडिंग दी, और लोन प्रोवाइड करती है. ठीक है, दो काम है, एडवांसिंग दी लोन एडवांस करती है एज वेल एज डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स क्या है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. डिपॉजिट क्या करती है, पब्लिक से उसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और द इन्वेस्टमेंट. किस पर्पस के लिए, कि कहीं किसी को लेंड करना है, प्रोवाइड करना है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट किसी को करना है, तो इस पर्पस के लिए डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. सो अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी. ठीक है, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, अपने सेविंग डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकता है कि स्मॉल सम ऑफ मनी को बैंक में डिपॉजिट करके ही कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम हिज करंट वेन एवर नीडेड, फ्रॉम हिज अकाउंट. ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या है, मनी को विथड्रॉ कर सकता है अपने अकाउंट से वेन एवर नीडेड, जब भी उसको उसकी ज़रूरत हो, एंड कैन डिपॉजिट वेन एवर सरप्लस इज अवेलेबल, और वो उस मनी को क्या करता है, डिपॉजिट भी कर सकता है जब भी सरप्लस अवेलेबल हो. सो डिपॉजिटर इज इशूड अ चेक बुक, जो भी डिपॉजिटर है जो डिपॉजिट कर रहा है उसको क्या है, एक चेक बुक मिलती है और एक पासबुक मिलती है. तो ऑल द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड विथड्रॉन बाय द डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन द पासबुक. ठीक है, जो भी अमाउंट कोई भी डिफरेंट क्या है, डिपॉजिटर है जो डिपॉजिट कर रहा है, वो जितना डिपॉजिट कर रहा है, कितना मनी बोरो कर रहा है, कितना वहाँ से विथड्रॉ कर रहा है, सारा एंट्री जो है, सारा रिकॉर्डिंग किस में हो जाती है, पासबुक में होती है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग डिपॉजिट को, जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट से. क्या होता है फिक्स डिपॉजिट, वो भी हम पढ़ेंगे. तो फिक्स डिपॉजिट से क्या होता है, वो कम होता है. नेक्स्ट है आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट. सो करंट डिपॉजिट अकाउंट आर ओपनड बाय द बिजनेसमैन. करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, वो बिजनेसमैन के थ्रू ओपन होता है. द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर्ड, कि अकाउंट होल्डर जो भी है, जिसको अकाउंट होल्ड कर रहा है, वो मनी को डिपॉजिट एज वेल एज विथड्रॉ भी कर सकता है जब भी उसे नीड हो. विथड्रॉल आर ऑलवेज मेड बाय चेक. जो विथड्रॉल है, जो मनी को विथड्रॉ करना है, वो कैसे होगा, वो चेक से ही होगा. ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन दिस अकाउंट. ये सारी भी फैसिलिटी क्या होती है कि क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी एज वेल एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है कि जब किसी भी अकाउंट होल्डर के पास, जो करंट अकाउंट होल्डर है, उसके अकाउंट में उतना अमाउंट है भी नहीं, फॉर एग्जांपल कि उसके अकाउंट में 50,000 है बट ही नीडेड अराउंड 80,000, तो उस टाइम भी बैंक क्या करती है, उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, कि उतने में उसको
अमाउंट है भी नहीं उसके अकाउंट में तो भी वो उससे ज़्यादा देती है। फिर उस पर क्या करती है बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसको कोई भी जो भी करेंट अकाउंट होल्डर है, बेसिकली ये सारे जो भी बिजनेसमैन है वही ओपन करते हैं, ठीक है। तो वो जब भी उनके पास मनी होगा, वो जब डिपॉजिट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें से बैंक डिडक्ट करेगी, ठीक है। फिर है आपका, फिर है सो नो इंटरेस्ट, इसमें लिखा है नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द करेंट अकाउंट, कि कोई भी इंटरेस्ट करेंट अकाउंट पे पेड नहीं होता है। रादर सम सर्विस चार्ज इज चार्ज बाय द बैंक फॉर द रेंडरिंग सर्विस, बट इसकी जगह क्या होता है, एक सर्विस चार्ज कौन चार्ज करता है, चार्ज बाय द बैंकिंग, बैंक चार्ज करती है फॉर जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करी है। सो अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है मतलब उसने पैसा कितना विथड्रॉ किया, पैसा कितना डिपॉजिट किया, जो उसका अकाउंट प्रिपेयर होता है वो अकाउंट होल्डर को एवरी वीक या फॉरनाइट में या मंथ में उसको सेंड किया जाता है, शोइंग द ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड, ये शो करने के लिए कि वो कितना ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सो डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट से 100 एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड, ठीक है। कोई भी डिपॉजिटर है वो क्या करता है, वो अपने मनी को डिपॉजिट करता है विद द फिक्स्ड अमाउंट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल आज 100 कर रहा है, नेक्स्ट मंथ में वो क्या करे 200 करे, नहीं, ये फिक्स्ड अमाउंट होता है। से 100 एवरी मंथ फॉर ए फिक्स पीरियड, किसी भी फिक्स पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर, तो उस फिक्स पीरियड के लिए वो क्या है, सेम अमाउंट ही डिपॉजिट करता है। द अमाउंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट इज रिपेड ऑन दी मैच्योरिटी, जो भी अमाउंट टुगेदर साथ आएंगे विथ इंटरेस्ट क्या होता है, वो मैच्योरिटी पीरियड, जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाता है, अगर 1 साल का है खत्म हो जाता है तो सारा उसको पेड कर दिया जाता है। The rate of interest on the recurring deposit is higher than on the saving account, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है रिकरिंग डिपॉजिट पे, वो इज़ हायर देन, वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सो अ फिक्स डिपॉजिट इज रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, जो भी फिक्स डिपॉजिट है वो रीपे कब होता है, जब उसकी एक स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर हो जाता है। द पीरियड में वेरी फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 ईयर, ये जो पीरियड है कितने पीरियड तक रहेगा, वो वेरी कितने दिन में करता है, कितने दिन में 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स करता है। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट, जितना लंबा पीरियड होगा डिपॉजिट करने का, हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कोई 6 मंथ के लिए कर रहा है और कोई 4 ईयर्स के लिए कर रहा है, तो जितना लंबा टाइम पीरियड है, जो 4 ईयर जिसने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराया है, उसको क्या है, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो द बैंक इशू अ रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर, बैंक क्या करती है, इशू करती है रिसिप्ट डिपॉजिटर को, एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, ये बताने के लिए कि रिसिप्ट की फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी फिक्स डिपॉजिट इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सो दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शंस टू द डिपॉजिटर, ये अकाउंट क्या करता है, मल्टीपल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस डिपॉजिटर को देता है। दिस अकाउंट कैन बी विथ कॉम्बिनेशन विथ सेविंग और करेंट अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है। सो इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग है, ठीक है। इस अकाउंट में क्या है, जो डिपॉजिटर है, जो मनी डिपॉजिट कर रहा है, वो क्या एंजॉय कर रहा है, सेविंग्स की लिक्विडिटी, कि आपको ईजिली वो मनी को विथड्रॉ कर सकता है, एंड द करेंट अकाउंट उसकी भी, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जो भी फिक्स डिपॉजिट है। सो व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड्स अ पर्टिकुलर लिमिट, जैसी जो अमाउंट है डिपॉजिट का वो पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली द अमाउंट्स गेट्स ट्रांसफर इनटू द फिक्स डिपॉजिट, फिर ऑटोमेटिकली वो अमाउंट क्या है, वो फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, अकाउंट्स थे। नेक्स्ट है आपका सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। सो फर्स्ट वन इज बैंक ड्राफ्ट, इसमें क्या कह रहा है, दिस इज द चेक ड्रॉन बाय द वन बैंक अगेंस्ट द फंड डिपॉजिटेड इनटू इट्स अकाउंट एट द अनदर बैंक,
ये चेक ड्रॉन होता है कैसे, वन बैंक करता है अगेंस्ट दी फंड, जो भी फंड डिपॉजिट है इनटू इट्स अकाउंट एट दी अनदर बैंक, किसी भी बैंक के उसी के डिपॉजिट क्या है किसी अकाउंट अनदर बैंक में उसका कोई अकाउंट है, ऑथोराइजिंग द सेकेंड बैंक टू मेक पेमेंट टू द इंडिविजुअल, वो उसको ये ऑथोराइज करता है कि सेकेंड बैंक को बोलता है कि मेक पेमेंट कर दो इंडिविजुअल हुज नेम इज़ रिटन ऑन दी ड्राफ्ट, जिसका नाम उस ड्राफ्ट पे लिखा है उसको क्या कर दो, इशू कर दो। सो इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है थ्रू विच मनी कैन बी रिमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसमें क्या होता है मनी क्या है ट्रांसफ़र हो रहा है वन पर्सन से अनदर पर्सन। अ बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक, ठीक है। जो बैंक ड्राफ्ट है वो कैसे ऑब्टेन होता है, फ्रॉम अ बैंक से आफ्टर डिपॉजिट रिक्वायर्ड अमाउंट जितना चाहिए, उसके बाद द बैंक ऑल्सो चार्जेस सम कमीशन फॉर इशूइंग द बैंक ड्राफ्ट। अब बैंक क्या करती है, बैंक को भी तो कुछ अपना कमीशन लेना है, अपना प्रॉफिट देखना है, तो बैंक क्या करती है इस पर कुछ कमीशन भी चार्ज करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका देखिए दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक, फर्स्ट वन इज बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेक, RTGS real time gross settlement, and the NEFT National Electronic Fund Transfer. So the next one is pay order. So this is the document which instruct a bank to pay a certain sum to a third party. ये डॉक्यूमेंट होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि सर्टेन अमाउंट क्या है थर्ड पार्टी को पे करो। सच ऑर्डर आर नॉर्मली एक्नॉलेज्ड बाय द बैंक, ये जो ऑर्डर है वो नॉर्मली नोन होता है बाय द बैंक विच प्रोवाइड अ गारंटी, जो गारंटी प्रोवाइड कर रहा है डैट दी पेमेंट विल बी मेड, पेमेंट क्या होगा वो मेड होगा। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट, ये बैंक ड्राफ्ट है विच इज़ पेबल विद इन दी टाउन, ठीक है, एक ही टाउन में, जैसे वाराणसी है तो वाराणसी में ही होगा। सो इट कैन बी कॉल्ड एज लोकल बैंक ड्राफ्ट, जिसको लोकल बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं। सो द कमीशन चार्ज ऑन द पे ऑर्डर, जो कमीशन चार्ज होगी पे ऑर्डर और द बैंक का चेक पे, इट इज़ द लेस देन द बैंक ड्राफ्ट, वो बैंक ड्राफ्ट से क्या होगी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओवरड्राफ्ट। सो अंडर दिस अरेंजमेंट अ कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट इज अलाउड टू विथड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट, ठीक है। इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो भी करंट अकाउंट होल्डर है उनको ये अलाउ होता है कि उनके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो उससे ज़्यादा विथड्रॉ कर सकते हैं। ही कैन ओवरड्रॉ अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट एंड फॉर एन एग्रीड पीरियड, वो क्या है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड जो है मेंशन उतना तक विथड्रॉ कर सकते हैं किसी एक सर्टेन पीरियड के लिए। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट वर्चुअली ओवरड्रॉन, अब जितना अमाउंट क्या है ओवर ड्रॉन हुआ है, जितना ड्रॉ हुआ है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। नेक्स्ट है आपका कैश क्रेडिट। सो अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर इज अलाउड टू विथड्रॉ अप टू द सर्टेन लिमिट अगेंस्ट दी सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है अरेंजमेंट ये है कि बोरोवर क्या है विथड्रॉ कर सकता है सर्टेन लिमिट सर्टेन अमाउंट कोई भी सिक्योरिटी दे के, ठीक है। शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन। सो अ लोन इज लमसम एडवांस रिपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। लोन क्या होता है एक एडवांस होता है जिसको रीपे करना पड़ता है कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड है। सो इट में बी सिक्योर्ड और दी अनसिक्योर्ड, ये सिक्योर भी होता है और अनसिक्योर्ड भी होता है। द लोन में बी पेड बैक बाय द बोरोवर इन इंस्टॉलमेंट। अब ये लोन क्या है पे बैक भी होता है कैसे, बाय द बोरोवर करता है इंस्टॉलमेंट में करता है, ठीक है, एक साथ ना करके कुछ स्पेसिफाइड पीरियड में और स्पेसिफाइड अमाउंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द डिजिटल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ द ई बैंकिंग। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज़ अ सिस्टम, ये सिस्टम है बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए विदाउट इन्वॉल्विंग द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब जो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली जो भी हम ऑनलाइन पेमेंट करें डिजिटली पेमेंट करें, जैसे आप लोग ऑनलाइन फीस सबमिट कर रहे हो तो इसमें कोई भी फिजिकली एक्सचेंज नहीं हो रहा है मनी का, ऐसा नहीं कि आप किसी को पैसा दे रहे हो तो वो ले रहा है। तो ये क्या है कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है जिसमें क्या है ऑनलाइन विदाउट इन्वॉल्विंग द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, कोई भी फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा है मनी का। एंड द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट ऑफ पेयर टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर। जो मनी है वो ट्रांसफ़र कैसे हो रही है पेयर के अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जा रही है थ्रू दी इंटरनेट की फैसिलिटी से
जो अमाउंट है ट्रांसफ़र हो जा रहा है वन बैंक से या वन अकाउंट जो पेयर है उसके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, वो रिसीवर के अकाउंट में हो जा रहा है. Next is benefits of the e-banking to customers. So first one is digital payment and the transparency. With e-banking, there is possibility of the digital payments, so it promotes transparency in financial statement. Okay, e-banking के साथ क्या है कि डिजिटल बैंकिंग हो सकती है. प्रमोट क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी करता है. कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है. ये नहीं चांसेस होती हैं कि उसमें फ्रॉड हो सके कुछ. नेक्स्ट है आपका 24/7 सर्विसेज. ई बैंकिंग प्रोवाइड्स दी 24 hours 365 days अ ईयर सर्विसेज टू द कस्टमर ऑफ द बैंक. ठीक है, ई बैंकिंग क्या प्रोवाइड करता है, 24 hours की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, 24/7 की 365 days रिसीव टू द कस्टमर ऑफ द बैंक. नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंस. Customer can make some of the permitted transaction from office or houses or while traveling through mobile phones. ठीक है, कस्टमर क्या कर सकता है, कैन मेक दी सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकता है ऑफिस से और हाउस से और वाइल ट्रैवलिंग थ्रू दी मोबाइल फ़ोन से भी वो कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकता है. नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन. So e-banking inculcate a sense of financial discipline by recording each and every transaction. ठीक है, थ्रू e-banking हम जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या होती है, हर एक ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हो जाती है. जैसे हमने कहाँ पे कितना पेमेंट किया, कितना पेमेंट रिसीव हुआ, प्लस माइनस सारा उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है. नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड एक्सेस. सो e-banking leads to the greater customer satisfaction by offering unlimited access to the bank, not limited by the walls of the branch. Okay, तो ई बैंकिंग क्या करता है, ग्रेटर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देता है. कैसे, बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है बैंक पे. और ये नहीं है कि उनको ब्रांच के वॉल पे ही वो लिमिट हो गए. अब वो क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं. तो हमेशा बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है कि उनको पैसा विथड्रॉ करना है या पे इसको डिपॉजिट करना है. तो ये सारा क्या है, अनलिमिटेड एक्सेस भी है. देयर इज ऑल्सो दी लेस रिस्क. सो देयर इज ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर्स एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विथ कैश. ठीक है, ये ग्रेटर सिक्योरिटी होता है कस्टमर को, क्योंकि अब क्या है, कस्टमर कैश के साथ ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ अब उनका जो भी ट्रैवलिंग हो रहा है उनके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, तो वो क्या है, आराम से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर लेंगे. तो अब उनको लार्ज अमाउंट ऑफ फंड लेके ट्रांजेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है या उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है जब वो वाइल दे आर ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स टू द बैंक. सो व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स विच इज़ प्रोवाइडेड टू द बैंक इज, फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो ई बैंकिंग प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस टू द बैंक. की वहाँ पे कॉम्पिटिटिव मतलब हर एक बैंक में क्या है, कॉम्पिटिशन होने की वजह से उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं. Unlimited network. So e-banking provide unlimited network to the bank and is not limited to the number of branches. ठीक है, e-banking क्या प्रोवाइड करता है, अनलिमिटेड नेटवर्क प्रोवाइड करता है बैंक को, और ये लिमिट नहीं है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस के साथ लिमिट है. एनी पीसी कनेक्टेड टू अ मॉडम, इट इज़ अ मॉडम नॉट अ मॉडर्न. ठीक है, कोई भी पीसी पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, कनेक्ट होता है मॉडम से, एंड अ टेलीफोन के थ्रू कैन प्रोवाइड दी. सो देर इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, बैंक में होता है. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड नेटवर्क. सो एनी पीसी कनेक्टेड टू द मॉडम, कोई भी पीसी क्या होता है, मॉडम के साथ कनेक्ट होता है. एंड द टेलीफोन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल नीड ऑफ द कस्टमर. और जो इसके थ्रू क्या है, कैश विड्रॉल हो जाता है, नीड जितनी भी कस्टमर्स को नीड है. नेक्स्ट वन इज reduce loan on the branches. So the loan on the branches can be reduced by the establishing the centralized database and by taking over some of the accounting functions. ठीक है, तो जो भी लोड ब्रांचेस पे होता है, बहुत ज़्यादा लोड, वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बाय एस्टेब्लिश सेंट्रलाइज्ड डेटा.
क्योंकि वहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइज डेटाबेस की फैसिलिटी एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शंस, की जो भी अकाउंटिंग फंक्शन, क्योंकि ऐसे रोज़ डायरेक्टली क्या है कस्टमर के साथ डायरेक्टली लिंक करना है, बट अगर ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अपॉर्चुनिटी और मिल रही है तो ये जो ब्रांचेस का लोड है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डिफरेंट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट और ई बैंकिंग सर्विसेज, जो भी डिफरेंट मेथड है डिजिटल पेमेंट और ई बैंकिंग का, पहला है आपका डेबिट कार्ड, नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कार्ड, थर्ड वन इज NEFT, फोर्थ इज RTGS, फिफ्थ इज ATM एंड द सिक्स्थ वन इज ई कैश और द डिजिटल कैश। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है, ठीक है। सो डेबिट कार्ड, इट इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड टू द अकाउंट होल्डर to make payment up to the amount of the credit balance in their account. Okay, so generally the point of sale terminals are located which are electronically tied to the bank computer. So when the customer present the debit card, the point of sale terminally automatically transfer money from the customer bank account to the stores account, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फैसिलिटी ऑफर्ड होती है अकाउंट होल्डर को कि वो पेमेंट कर सके अमाउंट ऑफ द क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट, कि कितना उसमें अकाउंट में उसके बैलेंस है। सो जनरली द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल आर लोकेटेड विच आर इलेक्ट्रॉनिक टाइड टू द बैंक कंप्यूटर, कि जो भी शॉप्स होती हैं, सेल टर्मिनल्स होते हैं, मतलब जितने भी आपकी शॉप्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो बैंक के साथ उनके टाइड होते हैं, मतलब डिफरेंट बैंक HDFC के साथ है या किसी आपका पब्लिक सेक्टर SBI के साथ है, तो वो सारे क्या हैं, टाइड होते हैं बैंक के साथ, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिकली टाइड होते हैं कि मतलब वहाँ से कोई पेमेंट करेगा तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में चला जाए। सो व्हेन द कस्टमर प्रेजेंट द डेबिट कार्ड, जैसे ही कस्टमर क्या है डेबिट कार्ड को प्रेजेंट करता है, द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर मनी फ्रॉम कस्टमर बैंक अकाउंट टू द स्टोर्स अकाउंट, ठीक है। तो उसी टाइम क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो भी अमाउंट है, मनी है, कस्टमर के बैंक अकाउंट से सीधे ट्रांसफ़र किसके में हो जाता है, स्टोर के अकाउंट में। द अकाउंट होल्डर कैन पे देयर बिल्स बाय अटैचिंग देयर पर्सनल कंप्यूटर विद द बैंक कंप्यूटर। होल्डर क्या है, वो अपना बिल को पे कर सकता है अपने पर्सनल कंप्यूटर को अटैच करके बैंक के कंप्यूटर के साथ। द बैंक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर फंड फ्रॉम कस्टमर अकाउंट टू बिलर्स अकाउंट। अब बैंक क्या करता है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर लेता है फंड को कस्टमर अकाउंट से बिलर जो भी बिल कर रहा है उसके अकाउंट पे, व्हेन द कस्टमर टाइप्स ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जब कस्टमर टाइप्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी डिफरेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितने अमाउंट है आपका, जो भी पिन है, वो सब एंटर करने के बाद वो मनी क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ बैंक अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये बैंक अकाउंट की तरह होता है विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट, कि इसमें कोई बैलेंस ना भी हो तो भी ये इससे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इट इनेबल्स द कार्ड होल्डर टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू अ फिक्स लिमिट, ठीक है। ये क्या इनेबल करता है, कार्ड होल्डर को करता है कि उसके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है अप टू अ फिक्स लिमिट, कोई फिक्स लिमिट के साथ, डिपेंडिंग अपॉन दी क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दी पार्टी। ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना क्रेडिट वर्दीनेस है किसी भी पार्टी में, मतलब किसी भी कस्टमर में, कि कोई भी अगर वो शॉपिंग कर रहा है उसके में इतना अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी कर रहा है, तो जो भी ये अमाउंट फिक्स किया जाएगा कि आपको लिमिट कितनी है, वो किस पे डिपेंड करता है कि कोई भी कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। तो क्रेडिट इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश। क्रेडिट क्या है, कैश का सब्स्टिट्यूट है। इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड। ये प्लास्टिक कार्ड होता है विद द सिग्नेचर आइडेंटिटी, जिसमें सिग्नेचर आइडेंटिटी होती है ऑफ द ओनर की आइडेंटिटी के लिए उसका सिग्नेचर होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक। इसमें क्या होता है, इशूइंग बैंक, जो बैंक इशू कर रहा है उसका नेम होता है, एंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द कार्ड, और कार्ड का कितने दिन तक उसकी वैलिडिटी है वो सारा क्या उस पर होता है, मेंशन होता है। नेक्स्ट है आपका NEFT। सो अंडर दिस फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ठीक है। इस फंड में, इसमें क्या होता है कि जो भी फंड है ट्रांसफ़र हो जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। डायरेक्ट ट्रांसफ़र हेल्प बोथ द पार्टीज़। डायरेक्ट जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो बोथ पार्टीज़ को हेल्प करता है फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ द ड्रॉइंग चेक, डिपॉजिटिंग चेक, की
ये जो भी इनकन्वीनियंस हो रहा है कि चेक को ड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, तो इस सारे से उसको हेल्प करता है। द की डिफरेंस बिटवीन द NEFT एंड RTGS इज, RTGS क्या है, वो होल सेटलमेंट करता है, ग्रॉस सेटलमेंट करता है, और NEFT क्या करता है, आपका नेट सेटलमेंट करता है। तो मिनिमम ट्रांजेक्शन जो वैल्यू है RTGS की वो 2 लाख है, और वेयर देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू ऑफ द NEFT, जहाँ पे NEFT का कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। RTGS फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन 72,000 ब्रांचेस, ठीक है। जो RTGS की फैसिलिटी है वो 72,000 ब्रांचेस में है, और NEFT की फैसिलिटी 75,000 ब्रांचेस में बैंक के हैं। नेक्स्ट है आपका कि RTGS। So RTGS are fund transfer system. Fund transfer system है where transfer of money or the security takes place from one bank to another on a real time on gross basis, ठीक है। real time पे होता है, gross basis पे होता है। So settlement in real time means payment transaction is not subject